ये इतिहास के एक बहुत ही मशहूर लेकिन उतने ही उलझे हुए पन्ने को पलटते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिहाबुद्दीन की, जिन्हें हम और आप मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी या आम बोलचाल में मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों के जरिए गोरी के जीवन, उनके साम्राज्य और उनसे जुड़े मिथकों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी साम्राज्य की एक पक्की और स्थायी नींव आखिर किसने रखी? हम अक्सर कई आक्रमणकारियों के नाम सुनते हैं, है ना? लेकिन मोहम्मद गोरी का मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा विरोधाभासी है। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने शुरुआत में बहुत ही बुरी और शर्मनाक हार झेली, लेकिन फिर भी एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जिसने आने वाली कई सदियों का इतिहास तय किया। पर सवाल है कि ये सब हुआ कैसे? क्या वाकई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 16 बार युद्ध हुआ था? ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन क्या हमारे ऐतिहासिक स्रोत वाकई इस बात की पुष्टि करते हैं? आइए इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इतिहास को इन सुनी सुनाई बातों से अलग करके देखना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो आज के इस ऐतिहासिक सफर को हम 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले घौरी साम्राज्य का उदय, फिर भारत पर उनके शुरुआती आक्रमण, तराइन के ऐतिहासिक युद्ध, उनका साम्राज्य विस्तार और सिक्के, उसके बाद नालंदा का विनाश और आखिर में उनकी हत्या और विरासत। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौरी साम्राज्य के उदय की। गौरी का शुरुआती जीवन किसी थ्रिलर से कम नहीं था। सत्ता का ऐसा खूनी खेल चला कि उनके अपने ही चाचा अलाउद्दीन जहान सोज ने मोहम्मद गौरी और उनके भाई गियासुद्दीन को जेल में डाल दिया था। बाद में उनके चचेरे भाई सैफुद्दीन ने उन्हें आज़ाद तो कर दिया, लेकिन राजनीति देखिए। सैफुद्दीन की हत्या महज इस बात पर कर दी गई कि उन्होंने सल्जुकों के चुराए गए जेवर पहन लिए थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने भाई गियासुद्दीन के साथ मिलकर कमान संभाली, और सच कहें तो अपने भाई के प्रति उनकी यही वफादारी आगे चलकर उनके सत्ता के शिखर तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी बनी। अब आते हैं उनके शुरुआती भारतीय अभियानों पर। अक्सर लोगों को लगता है कि गौरी आए और बस जीतते चले गए, लेकिन ऐतिहासिक टाइमलाइन कुछ और ही बताती है। 1175 में मुल्तान जीतने के बाद 1178 में गुजरात के पाटन में शासक भीम द्वितीय ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हराया था। इसके बाद 1191 में तराइन के पहले युद्ध में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो हर हार के बाद निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी रणनीति बदलकर वापस आए, जिसका नतीजा हमें 1192 के युद्ध में देखने को मिला। तराइन के ऐतिहासिक युद्ध। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इस बार मोहम्मद गोरी ने सीधे सैन्य बल की जगह छल या कूटनीति का सहारा लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे ऐतिहासिक दस्तावेज बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, यहीं पर इतिहास और सुनी सुनाई बातों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 16 या 17 बार युद्ध हुआ था, जबकि सोर्स बताते हैं कि बार बार आक्रमण करने का ये जो रिकॉर्ड है ना, ये असल में महमूद गजनवी का है, मोहम्मद गोरी का नहीं। गोरी और चौहान के बीच मुख्य रूप से तराइन के मैदान में बस 2 ही बड़े युद्ध हुए थे। इसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर किंवदंती है, आपने भी शायद सुना होगा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मौत पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण यानी आवाज सुनकर चलाए गए तीर से हुई थी। ये सुनने में बहुत ही ड्रामेटिक लगता है, लेकिन जब हम दर्ज ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखते हैं तो वो इस लोक कथा से बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करती है। युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं उनकी कूटनीति और उनके अनोखे सिक्कों को। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली और थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि गौरी ने अपने नए जीते गए इलाकों में स्थिरता लाने के लिए हिंदू देवताओं और संस्कृत भाषा का अपने सिक्कों पर इस्तेमाल किया। इन सिक्कों के एक तरफ शिव के बैल की आकृति और देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज गुदा हुआ है, और दूसरी तरफ घोड़े की आकृति के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा है। कुछ सिक्कों पर तो माता लक्ष्मी की आकृति भी छपी थी। असल में कन्नौज जीतने के बाद उसने गहड़वालों के सोने के सिक्कों की बिल्कुल नकल करके ये नए सिक्के ढलवाए थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जाल थी।
इस एक सीधी तुलना से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है। जहां उससे पहले आया महमूद गजनवी सिर्फ दौलत लूटने में ध्यान लगाता था और कट्टर था, वहीं मोहम्मद गोरी एक बेहद चतुर राजनीतिज्ञ साबित हुआ। गोरी यहां सिर्फ कुछ वक्त का पैसा लूटने नहीं आया था, उसने एक ऐसे साम्राज्य की मजबूत नींव रखी जिसका ढांचा आने वाली सदियों तक टिका रहा। भारत की उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाना उसकी बहुत बड़ी क्षमता को दर्शाता है। अब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के एक बेहद दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, नालंदा का विनाश। स्रोतों में एक ऐसी छोटी सी घटना का जिक्र है जो अपने आप में किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। कहा जाता है कि जब घुरी का सेनापति बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा तो उसकी जान बचाने के लिए वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों के कोने पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया। पन्ने पलटते हुए खिलजी ने उन्हें चाटा और चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गया। लेकिन इस जान बख्शने वाले एहसान का क्या बदला चुकाया गया? ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि खिलजी ने घोरी के निर्देश पर अपनी सेना के साथ चलकर ज्ञान के उस महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ही तहस नहस कर दिया। इतिहास की बिल्कुल तटस्थ खिड़की से देखें तो ये ग्रंथ बताते हैं कि वो विनाशकारी आग इतनी भयानक थी कि विश्वविद्यालय लगातार 6 महीने तक धू-धू कर जलता रहा। स्रोतों में इस तबाही के पीछे कुछ अफवाहें और दबी हुई आवाजें भी दर्ज हैं। एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि बख्तियार खिलजी दरअसल नालंदा के उस विशाल पुस्तकालय में कुरान ढूंढ रहा था, और जब उसे वो किताब वहां नहीं मिली तो उसने अपनी खीज और गुस्से में आकर इस पूरे ज्ञान के समंदर को ही आग के हवाले कर दिया। खैर, अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, गोरी की हत्या और उनकी ऐतिहासिक विरासत। इतिहास में दर्ज है कि मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हुई थी। हुआ यूं कि 1205 में जब वो भारत में खोखर समुदाय के खिलाफ अभियान से लौट रहे थे तो सिंधु नदी के किनारे दमयक नाम की जगह पर उनकी हत्या कर दी गई, और ये हत्या कुछ शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों ने मिलकर की थी। इसके बाद उनके शव को उनकी राजधानी गजनी ले जाकर दफना दिया गया। तो ये है उनका दर्ज इतिहास, जो लोक कथाओं वाली कहानियों से बिल्कुल अलग है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ उनकी मौत के बाद आता है। गौरी का अपना कोई सगा बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था, तो उनकी मौत के बाद क्या हुआ? भारतीय क्षेत्रों की कमान उनके सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई, और इसी ऐबक ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दूसरी तरफ मध्य एशिया में जो गौरी का अपना साम्राज्य था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, और 1215 तक ख्वारिज़मी साम्राज्य ने उस पर कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि गजनी इतिहास में कहीं पीछे छूट गया और दिल्ली एक नए इस्लामी साम्राज्य का सबसे बड़ा और स्थायी केंद्र बन गई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब हम सदियों पुरानी लोक कथाओं और मिथकों को ऐतिहासिक तथ्यों से अलग करके देखते हैं तो मध्यकालीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाता है। इतिहास सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि कूटनीति, संयोग और कड़वे राजनीतिक यथार्थ के ग्रे शेड्स से भरा हुआ है। इतिहास के इन पन्नों में हमेशा कुछ नया होता है, बस हमें उन्हें निष्पक्ष नजरिए से पढ़ने की जरूरत है।